अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं एएसपी मोहम्मद शरीफ। शरीफ भाई से ताल्लुक़ हमारा काफ़ी पुराना है। जब हम गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और हमारे ये सीनियर थे, काफ़ी कुछ हमने इनसे सीखा है। और माशाल्लाह से शरीफ भाई ने जब भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए हैं उसमें कामयाबी हासिल की है। आज हम इनसे ये गुर जानेंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कैसे कामयाब हुआ जा सकता है, और इसके साथ साथ जितनी मरतबा आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है हर अटैम्प्ट में आपने इंग्लिश ऐसे को पास किया है। इस हवाले से भी हम बात करेंगे और शरीफ भाई की जो जर्नी है उस पर भी हम बात करेंगे। आजकल शरीफ भाई बलूचिस्तान में बतौर एएसपी अपने फ़राइज़ से अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है मोहम्मद शरीफ। अस्सलाम वालेकुम शरीफ भाई। वालेकुम अस्सलाम असद। बड़ी देर कर दी, मेहरबा आते आते। थैंक यू, बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। सेम है। रावियंस के साथ मुलाकात तो वैसे भी बड़ी नॉस्टैल्जिक होती है। कैसे मिजाज है आपके? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शरीफ भाई, एक अंडर प्रिविलेज एरिया से आपका ताल्लुक़ है, वहाँ से उठना फिर सीएसपी बनना, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ? ये सफ़र तो लाजमी बात है क्लास 1 से ही शुरू होता है। मैं पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, फिर मेरी एडमिशन हो गई प्राइवेट स्कूल में, सोहेल पब्लिक स्कूल, तब नया खुला था 2000 ईस्वी में। वहाँ पे मैंने पहले 7 दर्जे जो है ना वो मुकम्मल किए। फिर एक मरतबा हम स्कूल की तरफ से जो जैसे एनुअल टूर होता है ना स्कूल्स का, तो हम गए कैरेट कॉलेज लाड़काना के टूर पे। तो वहाँ पे बड़ा एक अच्छा माहौल भी हमें देखने को मिला, अच्छा एक्सपोजर मिला। और उधर जो उन्होंने ब्रीफिंग दी, उन्होंने बताया कि इधर स्कॉलरशिप पे भी हम लोगों को सिलेक्ट करते हैं। अच्छा। अगले साल मैंने जो है ना उनसे प्रॉस्पेक्टस वगैरह लिए, बिल्कुल दिन रात एक कर ली कि भाई मैंने इसमें स्कॉलरशिप पे टेस्ट क्वालिफाई करना है, क्योंकि फाइनेंशियली मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं था वहाँ पे पढ़ना। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड वो मैंने टेस्ट पास कर लिया और मैं 5 साल फिर वहाँ पे स्कॉलरशिप बेसिस पे पढ़ा, फ्रॉम क्लास 8 टू क्लास इंटर। तो ये जो 5 साल थे कैरेट कॉलेज लाड़काना वाले, इन्होंने मेरी लाइफ को बिल्कुल रीशेप कर लिया। अच्छा। यस, वहाँ पे चूँकि माहौल था स्पोर्ट्स का, एकेडमिया का, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, डिसिप्लिन का, काफ़ी शफीक टीचर्स मिले, काफ़ी मेंटोर्स वहाँ पे मिले, करियर काउंसलिंग हमें मिली वहाँ पे। तो उसके बाद लाजमी बात थी कि जैसे ही क्लास इंटर मुकम्मल कर लिया तो फिर फर्दर एजुकेशन के लिए पहले था कि किसी तरीके से मेडिकल या इंजीनियरिंग की फील्ड में बंदा जाए। तो मैं प्री इंजीनियरिंग से था। आप भी उस तरफ जा रहे थे? बिल्कुल। तो मैंने प्री इंजीनियरिंग में जो है ना फर्स्ट ईयर एंटर किया हुआ था, तो पहले उस तरफ ध्यान था। लेकिन फिर जब मैंने देखा अपने कुछ सीनियर्स को या बाकी जो दोस्त साहबाब थे कि वो इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद क्या करते हैं, तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो फाइनल ईयर में थे उसके बाद दे वर जस्ट इन सर्च ऑफ अ जॉब, और बड़े परेशान थे कि किस तरह से इंजीनियरिंग कैडर की कोई जॉब मिल जाए। उस टाइम मैंने फील किया कि अगर ये 4 साल पढ़ के भी फिर मज़ीद स्ट्रगल है और उसके बाद भी बंदा किसी न किसी तरीके से ना कोई आइडेंटिटी बना सकता है, ना कोई अपने माशरे में कोई बेहतर कंट्रीब्यूशन कर सकता है, तो उससे बेहतर है कि बंदा फिर जो है ना कोई और फील्ड चूज़ करे। अच्छा। फिर मेरा एक बैचमेट था, उसकी एडमिशन हुई गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। फॉर्म भर रहे थे तो उसने बताया कि भाई आखिरी तारीख है फॉर्म की, तो हिस्ट्री में एडमिशन के फॉर्म जो है ना मिल रहे हैं। अच्छा। तो फिर मैंने कहा यार मेरा फॉर्म भर लिया। सो उसने मेरा फॉर्म भर लिया। सो काइंड ऑफ हिम, तो हम दोनों की फिर जीसी यूनिवर्सिटी में, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई। फिर वहाँ पे मैंने 4 साल गुजारे। और मैं कहता हूँ कि कैरेट कॉलेज लाड़काना में जो करिकुलर, को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ थी, उनकी सही कंटिन्यूटी फिर मुझे जीसीयू में मिली। एक अच्छा फ्रेंड सर्कल भी मिला, वहाँ पे डिबेटिंग सोसाइटी थी, उसने बड़ा कंट्रीब्यूट किया। 2017 में मैंने डिग्री कर ली। अब डिग्री तो कर ली, फिर तो अब बड़ा चैलेंज, जब हिस्ट्री का सब्जेक्ट भी हिस्ट्री था, तो बाद में पता चला कि इंजीनियरिंग की तो हिस्ट्री से बेहतर जॉब मार्केट है। तो पहले तो फील हुआ कि बड़ा जो है ना एक गलत डिसीजन हो गया। लेकिन फिर ये था कि जिस मोटिवेशन के साथ हम आए थे कि गवर्नमेंट कॉलेज में एक तो जनरली सीएसएस की ओरिएंटेशन का माहौल है, वहाँ से ज़्यादा लोग सीएसएस की तरफ जाते हैं। फिर लाहौर में होने की वजह से
CSS करना थोड़ा सा आसान भी हो जाता है, क्योंकि हम CSS फ्रेटर्निटी वाले लाहौर को CSS प्रिपरेशन का कैपिटल कहते हैं, सारी कंसंट्रेशन वहाँ पे है। तो बहरहाल 2017 में जैसे ही डिग्री कर ली तो उसके बाद फिर जो है ना फर्स्ट अटैम्प्ट दिया। इतनी बड़ी स्ट्रगल के बाद असद भाई जब फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, रिजल्ट आया कि आई हैव फेल्ड वन सब्जेक्ट। तो पहले मैं था कि शायद ऐसे फेल हुआ होगा या कंपोजिशन फेल हुआ होगा या कोई और सब्जेक्ट ऑप्शनल कोई हिट हुआ होगा, लेकिन आई वाज श्योर कि ऐसे या कोई इस तरह का आई वाज सरप्राइज्ड कि इस्लामियात फेल हुआ और वो भी 3 नंबर से। सो इट वाज वेरी वेरी उससे पहले तो आपका बलूचिस्तान जो सिंध सर्व कमीशन उसको पास नहीं हुआ था 2018 में। 2018 का जो मैंने अटैम्प्ट दिया CSS का, वो मेरा फेल हो गया, लेकिन फिर उसी साल का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू एग्जाम हुआ था, वो मैंने क्वालिफाई किया। सो दैट वाज रिया फॉर। लेकिन फिर मैंने एक के बाद दीगर अटैम्प्ट दिए, और 2019 का CSS और फिर 2019 का PMS सिंध का, ये मैंने क्वालिफाई किए। सो आई कैन से कि फाइनली फिर मैंने हैट्रिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कर। सो मेरी जर्नी इस तरह से। अच्छा शरीफ भाई, आपने बताया ना कि इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे थे। लेट्स सपोज अगर 2017 की तरफ हम जाते हैं जहाँ पे आपने डिग्री ख़त्म की, शरीफ ने कोई और ऑप्शन रखे थे कि यार अगर CSS नहीं होता तो फिर मैंने इस तरफ जाना, ये कहता कि नहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करके। अच्छा, इसमें पहले तो बड़ी कन्विक्शन थी इसमें, क्योंकि इस जर्नी में कन्विक्शन बहुत अहम है। तो पहले तो कन्विक्शन थी कि डू आर डाई वाली सिचुएशन, मूव माउंटेन्स आर डाई ट्राइंग देम, इस स्पिरिट के साथ मैंने कहा भाई ये लाजमी करनी है। क्योंकि मैं फिर कॉलेज से भी मोटिवेटेड था, यूनिवर्सिटी में आके और मोटिवेटेड हो गया, हमारे काफ़ी सीनियर्स ने क्वालिफाई कर लिया, तो मैं देख रहा था कि अगर वो कर सकते हैं तो आई कैन डू दैट। तो कन्विक्शन बहुत थी कि करनी है। 2018 में जब एक अटैम्प्ट में CSS में 3 नंबर से रह गया, फिर ये मजीद कन्विक्शन बढ़ गई कि अच्छा ये डूएबल है, मतलब मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट अगर मैं कर सकता हूँ तो आई कैन क्वालिफाई द होल अटैम्प्ट। सेकंड ऑप्शन था कि अगर खुदा ना खास्ता तीनों अटैम्प्ट्स में नहीं होता या PMS में भी नहीं होता तो आई वुड हैव गॉन फॉर टीचिंग। अच्छा, देयर इज नो फील्ड लाइक टीचिंग। वैसे शरीफ भाई अगर देखा जाए आजकल कोई भी ये नहीं कहता कि मैंने टीचिंग की तरफ जाना है। आपने कैसे सोचा कि मैंने टीचिंग की तरफ जाना है? आई थिंक जो मेरी शुरू से मोटिवेशन थी, पैशन भी, और प्लस में कंट्रीब्यूशन, व्हाट यू पे बैक टू द सोसाइटी। तो वो मेरा ख्याल है टीचिंग से बंदा, जो जिस तरह की मेरी डिग्री है, वैसे तो डॉक्टर्स भी पे बैक कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, बाकी भी लोग कर रहे हैं ऑब्वियसली इन डिफरेंट फॉर्म्स, इन डिफरेंट प्लेसेस, इन डिफरेंट वेज। लेकिन चूँकि जिस तरह की मेरी डिग्री थी तो उस हिसाब से मुझे लगा कि आई कैन गो इन टीचिंग, और जो नए लोग तैयारी भी कर रहे हैं उनको भी अच्छा गाइड कर सकता हूँ, और साथ में ओवरऑल एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, ये मुझे फीलिंग थी। अच्छा शरीफ भाई, बर्नार्ड शॉ ये कहते हैं कि देयर आर 2 टाइप ऑफ ट्रेजिडीज। एक ये कि आप जो सोचते किसी चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, एक वो ट्रेजिडी है, और दूसरी जब आप किसी चीज़ को हासिल कर लेते हैं। किसी चीज़ को हासिल करना है, किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, ये 2 ट्रेजिडीज़ है। आपने दोनों हासिल कर लिए, ख्वाहिश भी जो थी वो भी एक ट्रेजिडी हो जो हासिल कर लिया। उसके बाद जब CSS किया, पहले तो आपका ड्रीम था, फिर आपने कर भी लिया, लाइफ कुछ चेंज हुई, कुछ कम्प्लेक्सिटीज आई आपको? बिल्कुल, विद द ग्रेस ऑफ गॉड फाइनली जो डिज़ायर था कि भाई CSS हो जाए वो भी हो गया, और प्लस में डिज़ायर ये थी बिकॉज आई एम फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, तो मेरी बड़ी डिज़ायर थी कि आई शुड बी एलोकेटेड इनटू पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, तो उसकी तरफ से बिकॉज आई वाज इन यूनिफॉर्म, क्लास 8 से लेकर इंटर तक यूनिफॉर्म पहना था, तो देयर वाज सम इंक्लिनेशन टुवर्ड्स यूनिफॉर्म का शौक आपको भी था? पुलिस यूनिफॉर्म फिर फाइनली जो है ना अल्लाह पाक की मेहरबानी से पहनने को मिला। तो एक तरफ ड्रीम तो अचीव हो गया। लाजमी बात है कि जैसे इंसान फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है चेंजेस तो आती है, बट आई थिंक कि मेरी लाइफ में बड़ी पॉजिटिव चेंजेस आए। पहली चेंज पुलिस में आने के बाद ये हो गई कि माशरे की जो अंडरस्टैंडिंग पुलिस में रह के मुझे आई वो पहले नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल माशरे के कोर इशूज़ क्या हैं, लोग कैसे क्राइम की वजह से इफेक्ट होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से कैसे इफेक्ट होते हैं। एज अ पुलिस ऑफिसर बीइंग ASP आप कैसे अपने सर्कल में या जिधर आपकी पोस्टिंग है वहाँ पे लोगों की लाइफ्स को पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे बयान करता हूँ कि अगर एक सब डिवीज़न में एक ASP है और वहाँ पे क्राइम रिड्यूस हो जाए, क्राइम ज़्यादा ना हो, तो आप जस्ट अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उसका ओवरऑल लोगों की लाइफ पे, साइकोलॉजी पे, बिजनेस पे और जनरल पुलिस की तरफ एटीट्यूड पे कितना असर पड़ता है।
तो एक तो इस हवाले से मुझे इस जर्नी ने पॉजिटिवली जो है ना पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है। दूसरा, पुलिस में आते हुए लर्निंग भी ज़्यादा हुई है, किताब भी पढ़ने को मौका मिलता है, यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिस को जो है ना कंबाइन करने का जो मौका है वो पुलिस में आके मिला। आई थिंक ये बहुत बड़ी जो है ना कंट्रीब्यूशंस है यहाँ पे आके। अच्छा शरीफ, एक बड़ा अहम क्वेश्चन मेरे जहन में आया, क्योंकि मैं अक्सर जब स्टूडेंट से मिलता हूँ, ज़्यादातर सीएसएस एस्पायरेंट्स होते हैं जो सोशल साइंस पढ़ते हैं, उनके ना कुछ ड्रीम्स होते हैं। मैं पूछता हूँ कि वाई, क्यों आप सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं? वो कहते हैं कि हम ये कर लेंगे, पैसा कमाएंगे, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस है, पावर आएगी। मेरा सवाल आपसे ये है कि वाकई में जब आप सिविल सर्विसेज की तरफ आते हैं, सीएसपी बनते हैं, तो वो ड्रीम जो है वो फुलफिल होते हैं? आपकी क्या ड्रीम्स और आपने उनको फुलफिल किए? ओके, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर सिविल सर्वेंट्स पे क्रिटिज़म ये है कि वो ज्वाइन करते हैं सर्विस के, हम पब्लिक सर्विस के लिए ज्वाइन करते हैं और पब्लिक सर्विस भी करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे पर्सनल सर्विस भी कर लेते हैं, टू पुट इट सिंपल में। मेरे ड्रीम्स बड़े सिंपल थे कि एक तो सिविल सर्विस में आके रिकॉग्निशन मिले, दूसरा ये है कि इम्पैक्ट क्रिएट करना है माशरे में, पॉजिटिव इम्पैक्ट। तो सुन में मुझे काफ़ी सारी जो है ना रिकॉग्निशन मिली। आई वाज नोबॉडी, आई बिकेम समबॉडी जस्ट बिकॉज ऑफ ज्वाइनिंग सिविल सर्विस एंड पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ पुलिस सर्विस। तो एक पहलू ये है। दूसरा ये है कि इम्पैक्ट क्रिएट करने की जहाँ तक बात है, वो मेरा एक समझ लें ड्रीम था कि माशरे में जाके अपनी लोकेलिटी में इंस्पायर करे बंदा लोगों को। अब तो उसका पहला इम्पैक्ट मैं देख रहा हूँ कि ना एवरीवन इन अवर विसिनिटी इज़ टर्निंग टुवर्ड्स एजुकेशन। पहले लोग बड़ा फील करते थे कि भाई पढ़ाने का क्या फ़ायदा है, उससे बेहतर है कि बंदा छोटा सा कारोबार कर ले, मजदूरी कर ले। बट नाउ एवरीवन फील्स के भाई पढ़ाई तालीम जो है ना अच्छी चीज़ है। शरीफ भाई, ये मैं ऑन एयर भी कह रहा हूँ कि शरीफ भाई ने जब से सीएसएस किया है, इनके इलाके में जो लिटरेसी रेट है वो काफ़ी बड़ा है, और मैं देखता रहता हूँ आप इंस्पिरेशन है वहाँ के लोगों के लिए, बल्कि मुख्तलिफ लोगों के लिए आप इंस्पिरेशन है। तीसरा फिर ये है कि उसी की कड़ी है कि मुझे फील हो रहा था कि सीएसएस करने के बाद बंदा पे बैक कर सकता है कम्युनिटी को। मिसाल इस स्टेज पे, मतलब बड़ी बात तो नहीं, इस स्टेज पे कम से कम बंदा इतना पे बैक कर सकता है कि वहाँ पे स्कूल्स में जाए, वहाँ पे लोगों से मिले, वहाँ पे लोगों को इसके फ़वाइद बताए कि भाई आप अगर तालीम हासिल करेंगे तो ये जो ओल्ड एज सिस्टम है, सरदारी निज़ाम है, या सिर्फ आप एग्रीरियन इकॉनमी तक महदूद हो गए हैं, बाकी आप लाइफ को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, तो so the world of new possibilities can not only be imagined but it exists there। और आपने सिर्फ थोड़ी उसके लिए एफर्ट करनी है। तो एक मेरा स्टूडेंट बता रहा था कि सर जब आपका रिजल्ट आया ना, तो उसके बाद उसके वालिद साहब ने उसे कहा कि अगर शरीफ जिस हम्बल बैकग्राउंड से है वो कर सकता है, तो बाकी सब लोग भी अगर थोड़ी सी मेहनत करें तो कर सकती है। सो उसने फिर पिछले साल जो है ना सीएसएस क्वालिफाई किया। अच्छा, माशाल्लाह। His struggle of 3 long years। So I felt very proud on him and खुदा का मैंने शुक्र अदा किया कि चले किसी न किसी हवाले से अगर नियत हो इम्पैक्ट क्रिएट करने की, तो वन कैन क्रिएट इम्पैक्ट। अच्छा, तो ऐसा ही है कि आप जो जो आजकल लोग सोचते हैं यहाँ पे, जो जैसे मैं एक नौजवान हूँ, इस तरह बाकी जो एस्पायरेंट्स होंगे, अभी उन्होंने डिग्रियाँ की हैं, वो तो बहुत बड़े उन्होंने ड्रीम्स लगाई होती है, वो सारी ड्रीम्स पूरी हो जाती है इस फील्ड में? डिपेंड करता है कि उनके ड्रीम्स क्या है। ठीक है, जैसे मैंने शुरू में बात की कि अगर ड्रीम तो पब्लिक सर्विस का है और पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करने का है, तो वो तो लाजमी होगा, लेकिन इतना भी आसान नहीं जिस तरह वो सोच रहे। उसके लिए भी एफर्ट करनी होगी। अच्छा, यस, एवरी न्यू डे इज अ न्यू स्ट्रगल, एवरी न्यू डे इज अ न्यू प्रॉमिस कि मैंने कुछ डिलीवर करना है, मैंने कुछ काम करना है। बाकी अगर इस तरह के एक्सपेक्टेशंस हैं जो कि पॉसिबल हैं ही नहीं गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में रहते हुए, लोग उनकी तरफ जाएंगे तो वो ना सिर्फ खुद को परेशान करेंगे बल्कि ब्रॉडर सिस्टम को भी परेशान कर लेंगे। अच्छा, आपने बात की डिलीवरी की, काम की बात की। असल में हमारे माशरे में एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि जो सीएसपी बन गया ना, पूरी फिर उनकी लाइफ पर्क्स एंड प्रिविलेज से भरी हुई होती है। बाकी में ऐसा ही है, एक लग्जरियंट लाइफ आप लोग गुजारते हैं, फिर काफ़ी कम्प्लेक्सिटीज़, मुश्किलात भी है, चैलेंजेस भी है आप लोगों के लिए। लुक्स आर डिसेप्टिव। अच्छा, लुक्स आर डिसेप्टिव, यस। अच्छा, अपेरेंटली देखा जाए तो कुछ जॉब्स के साथ कुछ प्रिविलेजेस वैसे ही एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल, पुलिस की एक फील्ड की जॉब है, तो लाजमी बात है फील्ड की जॉब के लिए सरकार ने गाड़ी प्रोवाइड की हुई है।
गाड़ी के साथ है तो उसका भी लाजमी बात है फ्यूल भी प्रोवाइड किया है। लेकिन अगर तो वो गाड़ी सिर्फ और सिर्फ सरकारी काम के लिए इस्तेमाल होती है तो दिस इज़ नॉट अ प्रिविलेज। अगर वही चीज़ें कोई बंदा पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर ले तो वो प्रिविलेज भी है और ऐसा करना बहुत बुरा भी है। तो प्रिविलेजेस जो हैं उनकी नेगेटिव कनोटेशन जनरली हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। नॉनदलेस लेटर स्टेजेस पे प्रिविलेजेस होंगे बहुत ज़्यादा, मे बी आई एम नॉट अवेयर ऑफ देम एट दिस स्टेज, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जैसे कोई किंगशिप चल रही है या कोई बादशाही नहीं गुजार रहे हैं। आई मस्ट टेल यू कि जितनी अकाउंटेबिलिटी सिविल सर्वेंट्स की है इतनी किसी की नहीं है। अच्छा, हर इदारा हमें रिपोर्ट कर रहा होता है, हमारी हर एक्टिविटी मॉनिटर हो रही होती है, और अब तो सोशल मीडिया के दौर में वी आर अकाउंटेबल टू पब्लिक एज वेल। एग्जैक्टली, मैं ये क्वेश्चन जहन में आ रहा था कि सोशल मीडिया ने आप लोगों के लिए बड़े अगर कोई हमारी फॉर्मल अकाउंटेबिलिटी किसी जगह पे नहीं भी हुई है बिकॉज कि हमने बिल्कुल पॉजिटिव डायरेक्शन में काम किया है, तो पब्लिक इज वाचिंग अस ऑल द टाइम एंड पब्लिक इज बेटर जज। एग्जैक्टली। अच्छा, शरीफ भाई से जब हमारी मुलाकात हुई थी वो डिबेटिंग क्लब में हुई थी, और उस वक्त जो हमारा मौजू था कि ये ईवान शोरज़दा इलाकों में सियासी हल नाफिज करेगा। शरीफ भाई हमारी टीम लीडर थे और हम इनके जूनियर थे उस वक्त। स्पीच हमने की थी, अभी भी अब सर्विस में आ गए हैं। आपको लगता है कि शोरज़दा इलाकों में सियासी हल ही वाहिद हल है? आई थिंक आई एम नॉट क्वालिफाइड टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लेकिन ये है कि लाजमी बात है जितना हमने ऑन ग्राउंड चीज़ों को देखा है कि हर चीज़ का पॉलिटिकल हल भी है, उसका मिलिट्री सोल्यूशन भी है। मिलिट्री सोल्यूशन के बाद लाजमी बात है पॉलिटिकल सोल्यूशन होगा। एक ऐसे था, मैंने अटैम्प्ट किया था, डायलॉग इज़ द बेस्ट कोर्स टू कॉम्बैट टेररिज्म। तो उस पर मुझे हमारे सर थे, उन्होंने फीडबैक दिया था कि टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए यस डायलॉग इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट, लेकिन डायलॉग विथ होम के जो रिकंसाइलेबल एलिमेंट्स हैं तो उनके साथ तो हो सकता है, जो इररिकंसाइलेबल हैं तो उनके लिए यकीनन देयर मस्ट बी अनदर एनी डिफरेंट स्ट्रेटजी। तो दैट्स हाउ आई थिंक। अच्छा, मैं सवाल मैंने इसलिए पूछा ये कि चूंकि आप हो गए, अभी हारिस भाई ने भी सीएसएस क्वालिफाई किया, पास किया, क्लियर किया है, तो आप लोगों का जो बैकग्राउंड था, जैसे जीसी में आप लोग बड़े एक्टिव थे कोरिकुलर एक्टिविटी में। इवन जो हारिस भाई थे उस वक्त जनरल सेक्रेटरी थे जब हमारी ये कंपटीशन चल रहा था वहाँ पे जीसी में। अब यहाँ पे क्या है, जितने भी सीएसएस एस्पायरेंट हैं वो नॉलेज के पीछे भागते। नॉलेज आई मीन के बुक्स, नोट्स बनाओ, अच्छा ये चल रहा है, बस हर वक्त सिर्फ किताबों पर ही फोकस होते हैं। सवाल मेरा ये है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, गैर निसाबी सरगर्मियाँ, वो कितना अहम रोल प्ले कर सकती है सीएसएस को पास करने में या इस सीएसएस की जर्नी में? ऑलराइट, को करिकुलर एक्टिविटीज़ का तो विदाउट एनी आउट ऑफ डाउट बिल्कुल पॉजिटिव रोल है। मसलन हम गवर्नमेंट कॉलेज में करते थे, डिबेटिंग सोसाइटी में हुआ करते थे, तो लर्निंग न्यू टॉपिक एवरी डे वो हमें 2-3 तरीक़ों से हेल्प आउट कर लेता है। एक तो नॉलेज कंपोनेंट उससे हमारा अच्छा हो जाता है, यस ठीक है। दूसरा, हमारा अगर हम बात कर लें तो थिंकिंग स्ट्रक्चर हमारा थोड़ा सा ठीक हो जाता है कि चीज़ों को आर्ग्यूमेंट और कॉन्टेक्स्ट के एतबार से कैसे सोचना है। तीसरा, इन एक्टिविटीज़ का इंटरव्यू में भी बड़ा रोल है कि अगर आपकी पब्लिक स्पीकिंग ठीक है तो आप इंटरव्यू में भी बड़े अच्छे नंबर ले सकते हैं। तो यूनिवर्सिटी के टाइम के दौरान पब्लिक स्पीकिंग या को करिकुलर एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उनमें जितना हो सके एक्टिवली बंदे को होना चाहिए, स्टूडेंट को होना चाहिए। और माशाल्लाह से शरीफ भाई ने पार्लियामेंट्री डिबेट्स भी काफ़ी जीती हुई है। yes. और वो सारी गेमी आर्गुमेंट्स की है, पढ़ने की, आप पढ़ते वहाँ पे, फिर आर्गुमेंट्स किस तरह प्रेजेंट करते हैं, किस तरह मुखालिफ के आर्गुमेंट्स को आप काउंटर करते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा हेल्पफुल हो सकता है जो एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए। बिल्कुल बहुत हेल्पफुल हो सकता है। आई रिमेंबर के ईयर 2 में मैंने जब फर्स्ट टाइम पार्लियामेंट्री डिबेट्स शुरू की तो उसमें सिंपल जैसे पॉलिटिकल साइंस की डिबेट होती है कि विच सिस्टम इज़ बेटर, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो since I was new to the debates, तो मुझे तो इनकी बेसिक फीचर्स नहीं समझ आ रहे थे। अच्छा, ये हुकूमत तो हुकूमत होती है, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होता है। तो डिबेटिंग का ही ये बड़ा फ़ायदा हुआ कि हमें चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली सोचने का भी मौका मिला, और कॉन्सेप्चुअली सोचने के बाद टीममेट्स के साथ डिस्कस करके आर्ग्यूमेंट्स को रिफाइन करने का भी मौका मिला। सो अगेन फाइनल ईयर में उर्दू पार्लियामेंट्री डिबेट्स के लड़कों को जब मैं कोच कर रहा था
तो उस कोचिंग का भी बड़ा मुझे फ़ायदा हुआ। एग्जैक्टली। अच्छा, खुद पढ़ना और चीज़ है, किसी और को समझाना इंटायरली डिफरेंट चीज़ है। तो ये मामलात हैं इसके डिबेटिंग के। ये डिबेटिंग का बहुत पॉजिटिव रोल है। यस। अच्छा शरीफ भाई, पहले तो ये बताइएगा कि ये गुर क्या है। आप जब भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, पास कर लेते हैं इसको, ख़ासतौर पर इंग्लिश ऐसे की, तो इस ज़रा बताइएगा आप ये जो CSS की जो जर्नी आपकी, आपने किस तरह इसकी तैयारी की, और ऐसे तैयारी क्या इस खास बात थी आपकी तैयारी में कि आपने जब भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया अपने पास किया? एक मूवी आई थी फॉल्ट इन अवर स्टार्स। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो उसके बाद मैंने देखा कि देयर इज नो फॉल्ट इन अवर स्टार्स, देयर इज फॉल्ट इन अवर स्ट्रैटेजीज। ओके। यस। तो अगर हम ये समझ लें कि हमारी तो किस्मत में ही नहीं लिखा हुआ कि हमने ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो हमारी सोच बड़ी रिग्रेसिव होगी। क्योंकि फिर तो तैयारी करने का फ़ायदा ही नहीं है। आई थिंक कि इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का बेहतर तरीका ये कि देयर मस्ट बी अ स्ट्रैटेजी, देयर मस्ट बी अ मेथड टू द मैडनेस। वो इस तरह से है कि एक बैलेंस होना चाहिए कि अ सेट ऑफ स्किल्स होने चाहिए, रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, नोट्स मेकिंग स्किल, नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन नॉलेज रेलिवेंट नॉलेज होना चाहिए। मसलन अभी CSS एस्पायरेंट कोई किताब पढ़ना शुरू कर ले 40 रूल्स ऑफ लव, तो पेपर में तो 14 पॉइंट्स ऑफ जिना आएंगे जी। 14 रूल्स ऑफ लव तो नहीं आएंगे। फिर यानी कि रेलिवेंट। तीसरा है कि जी प्लानिंग हो, मसलन कि मैंने अटेम्प्ट कब देना है और मेरे पास टाइम फ्रेम कितना है और उसकी तैयारी मैंने कैसे करनी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एटीट्यूड हो। एटीट्यूड से क्या मुराद है कि कमिटमेंट हो, परसेवरेंस हो, ग्रेटिट्यूड हो बंदे में, और खुद के साथ मुकाबला हो कि भाई मेरा जो पिछला दिन है वो अच्छा था लेकिन आने वाला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। तो इन 4 चीज़ों को मिला के हम कहते हैं कि ये 4 अनासर जब मिलते हैं तो फिर हो जाती है CSS। इस तरह की कोई चीज़ बनी। अच्छा शरीफ भाई, कोई कहता है मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कहता है मैं 7 घंटे पढ़ता हूँ, कोई कहता है कि यार जितना आपसे पढ़ा जा सकता है उतना पढ़े। शरीफ साहब ने CSS की तैयारी में क्या स्टडी प्लान बनाया था, कितने घंटे आप पढ़ते थे? डिसिप्लिन इज डेस्टिनी। यस। आप वर्क वाली फिर बात आ जाती है यूनिफॉर्म वाली बात फिर आ जाती है। यस। मतलब लाइफ में जो लोग आगे गए हैं और जो लोग नहीं आगे जा सके, उनमें एक फ़र्क है कि उनमें डिसिप्लिन है या नहीं। एग्जैक्ट। अच्छा, जहाँ तक के चीज़ों को आवर्स में डिफाइन करने की बात है तो वो बड़ी सब्जेक्टिव है। मसलन कोई ऐसा स्टूडेंट हो जो कि 8 घंटे पढ़े और उसमें पेजेस वो कुल 6 पढ़े, और दूसरी जगह पे एक स्टूडेंट हो जो 1 घंटा पढ़े और वो 6 पेजेस मुकम्मल कर ले, तो दोनों में बड़ा डिफरेंस है। एवरेज ये होना चाहिए कि एक 10 घंटों का शेड्यूल लाजमी होना चाहिए। 10 आवर्स। 10 आवर्स का। ओके। एंड हाउ टू डिवाइड दैट 10 आवर्स? क्वालिटेटिव इतना ही हो जाता है। उनमें से भी ऐसा कर ले कि जी 5 घंटे अंग्रेजी को डेडिकेट कर ले। अच्छा। और 5 घंटे किसी भी एक सब्जेक्ट की रीडिंग एंड नोट्स मेकिंग को डेडिकेट कर ले। अब अंग्रेजी में क्या करना है, अंग्रेजी में कुछ चीज़ें हैं जो कि कंपोजिशन से रेलिवेंट है, उनको पहले करना चाहिए, बाद में फिर वीकली बेसिस पे ऐसे की करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर क्रैमिंग की कुछ चीज़ें हैं, जैसे पैरा वर्ड्स हैं, इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं और कुछ GRE की वोकैबुलरी है, उसको टोटल बंदा कोई 1 या 1.5 घंटा दे दे। ओके। उसके बाद ग्रामर का एक पोर्शन साथ लेके चले, जैसे करेक्शन हो सकती है, जैसे ट्रांसलेशन हो सकती है, नरेशन हो सकती है, एंड सो ऑन। अब इन चीज़ों को पहले तो बंदा 2 महीनों में कवर कर ले। ठीक है। ये इतना 2 से 3 महीनों का टाइम लेंगे। अब इसमें थोड़ी सी मैं वैसे टाइम मैनेजमेंट से हटके एक चीज़ ऐड कर लूँ कि कुछ चीज़ें जो आपसे खुद से हो सकें तो खुद से करनी है, नहीं हो सके तो किसी टीचर से पढ़ लेंगे। मिसाल मैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी में पढ़ना शुरू कर लूँ कि फॉर एग्जांपल के फ्लड्स क्या है, फ्लड्स की डेफिनेशन क्या है, फिर सोलर इक्लिप्स क्या है, ल्यूनर इक्लिप्स क्या है। अभी अगर तो मुझे कुछ समझ आ रही है तो फेयर इनफ, अगर नहीं आ रही तो मैं तो बजाय कि मैं ज़्यादा टाइम ज़ाया करूँ अपना, मैं किसी टीचर से पढ़ लूँ। सेम इज़ ट्रू फॉर कंपोजिशन कि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ग्रामर की करेक्शन, ट्रांसलेशन खुद से हो रही है तो इट्स बेटर कि उसकी प्रैक्टिस की जाए। लेकिन अगर खुद से नहीं हो रही तो किसी टीचर को रेफ़र करना चाहिए। तकरीबन 4 से 5 घंटे इसमें लग जाएंगे। मे बी उसमें 30 to 40 मिनट्स बंदा अखबार को भी दे दे तो ये 5 घंटे इधर हो गए। 5 घंटे जो सब्जेक्ट के हैं उसमें 1-1.5 घंटा या 2 घंटे सब्जेक्ट की रीडिंग में लग जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आज पाकिस्तान अफेयर का मैं सब्जेक्ट चूज़ कर रहा हूँ, आज मैंने पहला टॉपिक कर लिया उसका कश्मीर इशू, तो लाजमी बात उसकी रीडिंग मुझे 2-2.5 घंटे ले लेगी। फिर उस रीडिंग से ही मैंने नोट्स मेकिंग करनी है। ठीक है। और इस तरीके से एक दिन में एक सब्जेक्ट हो जाएगा।
2 दिन में सॉरी 1 दिन में एक टॉपिक हो जाएगा, 30 दिन में 30 टॉपिक्स हो जाएगा और एक सब्जेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से अंग्रेजी शुरू में डिफिकल्ट होगी, 2 से 3 महीनों में अंग्रेजी भी ठीक हो जाएगी, फिर उसको रिप्लेस करना है कि राइटिंग प्रैक्टिस से रिप्लेस कर लेना। सो इस तरह की टाइम मैनेजमेंट अगर बंदा कर ले। आखिरी इसमें कमेंट ये है कि काफ़ी लोग फिर सवाल करते हैं स्टूडेंट मुझे, सर दिन को पढ़ना चाहिए या रात को पढ़ना? दिस इज सब्जेक्टिव कि मसलन जो लोग रात को जाग रहे हैं तो लाजमी रात को पढ़ेंगे। कोई जॉब से 9 to 5 उनकी जॉब है तो 10 घंटे भी वो नहीं पढ़ सकते, तो वो तो 5 घंटे बड़ी मुश्किल से पढ़ेंगे, तो वो ऑब्वियसली पढ़ेंगे भी रात को। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको लाइब्रेरी अवेलेबल है, दिन को भी फ्री है, तो दे मस्ट गो टू लाइब्रेरी। तो ये फिर सवाल होता है कि सर हम घर में पढ़ें या लाइब्रेरी में पढ़ें, वो भी वहाँ पे कटर हो जाए। एक और पूछते हैं कि सर ग्रुप स्टडी करें या इंडिविजुअल स्टडी करें। अच्छा, तो उसमें भी प्रेफरेबली ये कि पहले आप इंडिविजुअल स्टडी कर लें, पहले खुद चीज़ों को कर लें, फिर उसके बाद बेशक अपने ग्रुप में अपने आइडियाज़ को टेस्ट कर लें। सो लिंकिंग दिस होल स्कीम ऑफ थिंग्स टू टाइम मैनेजमेंट, इट्स 10 आवर्स गेम एक एवरेज स्टूडेंट के लिए, 5 आवर्स टू सब्जेक्ट एंड 5 आवर्स टू इंग्लिश। यस। अच्छा, अभी 2 क्वेश्चन मेरे जहन में आए। एक ये कि आपने रीडिंग की बात की कि एक टॉपिक को आप 2 घंटे लगते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई एक टॉपिक के ऊपर आप इतने यहाँ इस किताब से पढ़ें, उस किताब से पढ़ें, ये करें, वहाँ गूगल से पढ़ें, रिसर्च पेपर पढ़ें। एक टॉपिक को फॉर इंस्टेंस कश्मीरी लेट्स सपोज, उसको अगर किसी एस्पायरेंट ने करना है, आया इतनी किताबें पढ़ने की वाकई में ज़रूरत है या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरह टॉपिक को कवर किया जाए? बिल्कुल, ये एक बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि एक टॉपिक को बेसिकली रीडिंग से लेके नोट्स मेकिंग तक कैसे जो है ना उसके डिफरेंट फेजेस से गुजरना है। अच्छा, वैसे ऑन अ वेरी लाइटर नोट, 2 घंटों में कोई टॉपिक नहीं पढ़ा जाता। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल कि इतना टाइम फ्रेम बंदा डेली बेसिस पे दे। हो सकता है कि 5 घंटे एक दिन पढ़ ले और अगले दिन नोट्स मेकिंग कर ले जी। अच्छा, फिर जब शुरू में बंदा टॉपिक्स बना रहा होता है ना, मसलन पहले दिन उसने काम कर लिया पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, अगले दिन पाक यूएस रिलेशंस, फिर पाक इंडिया रिलेशंस, फिर कश्मीर इशू, तो अब ना पहले टॉपिक में नॉलेज बेस 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे टॉपिक्स करते जाते हैं तो नॉलेज बेस ऑटोमेटिकली वाइडन हो जाता है। तो अपेरेंटली ये लगेगा कि पहले दिन एक टॉपिक हुआ है 5 घंटों में, इवेंचुअली वो टॉपिक आखिरी जब बंदा करेगा ना, तो वो टॉपिक फिर होना शुरू हो जाएगा 2 घंटों में। एग्जैक्ट, ठीक हो गया। तो ये तो हो गई यहाँ से बात। अब आते हैं कि एक टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप हम कैसे करें जी। कोई भी टॉपिक है उसके लिए कोई ज़्यादा किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक रिसर्च पेपर भी उसके लिए काफ़ी है। अच्छा, 20 पेजेस का। जितनी हमें नॉलेज रिक्वायर्ड है उसको भी हमें जहन में रखना होगा कि पेपर में जो नॉलेज हमें पुट करनी है वो कोई 6 पेजेस की नॉलेज है, आधे घंटे में हमने वो नॉलेज लिखनी है। सो अगर हम कश्मीर पे एलिस्टर लैम्ब की किताब पढ़ लें, कश्मीर द डिस्प्यूटेड लेगेसी, तो वो तो हम सारी की सारी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे 35 मिनट के उसमें पेपर में। सो लॉजिक है कि एक रिसर्च पेपर मे बी 2 या किसी के बनाए हुए नोट्स उनको मिला के पढ़ लें, और पढ़ने के दौरान डिफरेंट हेडिंग्स बनाते जाएं कि अच्छा ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका, ये डिफरेंट उसके स्टेजेस हैं, ये डिफरेंट उसके ऊपर जंगें लड़ी गई हैं, ये डिफरेंट पीस प्रोसेसेस रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान में, कश्मीर को इस टाइम ये चैलेंजेस हैं और इसके जो फ्यूचर है वो इस तरह से है, और पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो ये है, और इसी तरीके से एक टॉपिक आपका अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। आखिरी इसमें ये करना है कि इस टॉपिक को थोड़ा सा देख लेना है कि पास पेपर्स में किस एंगल से पूछा गया है। ठीक है, यस, ताकि इन नोट्स को आप लिंक कर सकें पास पेपर्स के साथ कि आपकी तैयारी ठीक डायमेंशन में है। समरी इसकी ये है कि एक होता है इशू, एक होता है एस्पेक्ट ऑफ द इशू। सो द इशू रिमेन सेम, कश्मीर इशू सेम है, 2001 के CSS में भी पूछा गया है, 16 में भी पूछा गया, 18 में भी, 25 में भी पूछा जाएगा। एस्पेक्ट जो है ना वो करंट होगा। तो एस्पेक्ट करंट कुछ भी हो सकता है कि पाकिस्तान की क्या क्या एफर्ट्स हैं कश्मीर कॉज को इंटरनेशनली वाइब्रेंट रखने की, एंड सो ऑन। वो बंदा पास पेपर्स में भी देख ले या अखबारों में जो उसके ऊपर लेटेस्ट पर्सपेक्टिव आ जाता है उसके साथ लिंक कर ले। तो इस तरीके से नोट्स मेकिंग हो जाएगी। पहले फेज में जब बंदा सारे सब्जेक्ट्स बना रहा होता है, हो सकता है एक टॉपिक 10 पेजेस का जी। सेकंड फेज में जब रिवीजन करेगा बंदा, कोई भी कैंडिडेट, तो उसको 1/3 करना होगा, क्योंकि जो फर्स्ट फेज में हम नोट्स बना रहे होते हैं वो लेंदी थोड़े इसलिए होते हैं कि हमें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और वो नोट्स भी बड़े सब्जेक्टिव होते हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री में भी आई नो द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इशू। Someone who is coming from chemistry background must have to read historical background.
ठीक है। तो ये कोई नहीं कह सकता कि अगर मैंने 4 पेजेस के बनाए तो वो हर बंदे के लिए ही एप्लीकेबल है। ठीक है, तो उनको 1/3 कर लेना। वो जो 1/3 नोट्स होंगे उनकी रिवीजन करनी है, क्योंकि वही एग्जाम पर्पस के लिए यूटिलाइज होंगे। तो ये मेथोडोलॉजी है किसी एक टॉपिक को, जब इतने सारे टॉपिक्स हो जाएंगे तो एक सब्जेक्ट हो जाएगा और 10 सब्जेक्ट्स के ऊपर ये स्ट्रेटजी अप्लाई होगी। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन मेरे जहन में आया। आपने बात की कि किसी के जो नोट्स हैं उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। अब जो मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ, ये जो मेरे दोस्त हैं वो CSS के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, वो क्या करें कि सोशल मीडिया पर आपको हर कोई CSS का एक्सपर्ट मिल जाएगा इजीली। कुछ तो ऐसे हैं कि वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है और उन्हें जो CSS की तैयारी की होती है, उन्होंने जो नोट्स बनाए होते हैं उसको मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि क्या हर किसी के पास जाना चाहिए, हर किसी के जो नोट्स हैं उससे आप इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, या फिर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, किन लोगों से पढ़ा जाए, किन लोगों के नोट्स तक रसाई हासिल की जाए? ऑलराइट। अच्छा, इसमें ऐसा है कि हर साल कोई 250 या 300 लोग जो है ना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं। एक तो बात है कि इस एग्ज़ाम को डिकंस्ट्रक्ट करने के या इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के कोई 300 तरीके हैं, ठीक है, लेकिन उन 300 तरीक़ेकार में कुछ सिमिलैरिटी है, ठीक है। क्वालिफाई करना और चीज़ है, पढ़ाना और चीज़ है। नॉट एवरीवन हु इज़ क्वालिफाइड इनफ टू टीच दैट सब्जेक्ट। एग्जैक्टली। Someone who has got 87 marks in gender studies might be good at writing an answer, but might not be able to deliver that once he is teaching. ठीक हो गया। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हर बंदे के जिसके बस नोट्स अवेलेबल हैं बंदे को रेफर करने चाहिए। थोड़ा सा फिल्टर लगा देना चाहिए। फिल्टर क्या हो सकता है? फिल्टर ये हो सकता है कि उस सब्जेक्ट वो जो नोट्स किसी ने भी बनाए हैं, क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड है, उनका जनरल प्रिपरेशन के साथ लिंक है। क्या वो जो नोट्स हैं वो एक टॉपिक को सही तौर पर डिफरेंट एंगल से कवर कर रहे हैं? तो अगर वो क्वालिफाइड के हैं भी ठीक है, नॉन क्वालिफाइड के हैं तो भी ठीक है। उनका पास पेपर से कोई लिंक है और वो अंडरस्टैंडेबल हैं और कोई नॉलेज बेस वो इंक्रीज कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन रेलिवेंस इज इम्पॉर्टेंट। अच्छा, साथ में ये भी ऐड कर दीजिएगा ना कि रेडीमेड नोट्स जो है वो ज़रूरी है फिर बंदा खुद अपने नोट्स बनाए? अच्छा, उसमें रेडीमेड नोट्स अगर मार्केट से बंदा ले लेता है तो एक विजिबिलिटी मिल जाती है बंदे को। फॉर एग्जांपल, किसी ने कभी पहले नोट्स बनाए नहीं है और उसने आपके, मेरे या किसी और के नोट्स पढ़ लिए अफ़गानिस्तान इशू के ऊपर, कश्मीर इशू के ऊपर, फ़लस्तीन के मसले के ऊपर, तो वो उसको एक विजिबिलिटी देंगे कि अच्छा इस सब्जेक्ट को, इस टॉपिक को बेसिकली किस एंगल से तैयार कर लेना है। तो एक तो उनसे भी बंदा हेल्प ले सकता है, लेकिन उसमें उस साल की नॉलेज बेस उसने खुद अपडेट करनी है। फॉर एग्जांपल, किसी ने फ़लस्तीन इशू के जो है ना, मसला फ़लस्तीन के जो नोट्स हैं वो मार्केट से ले लिए, लेकिन उसमें जो ऑनगोइंग गज़ा वार है वो पर्सपेक्टिव एड्रेस नहीं हुआ पड़ा। तो लाजमी बात है, इशू स्टे सेम, एस्पेक्ट ऑफ द इशू नीड्स टू बी अपडेट। तो ये करना होगा। ठीक है। अच्छा शरीफ भाई, माशाल्लाह से जब भी आपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए आपने इंग्लिश ऐसे को पास किया, हालांकि अगर देखा जाए ये वो किलर सब्जेक्ट है, ये वो वल्नरेबल सब्जेक्ट है। जो भी एस्पायरेंट इंग्लिश का ऐसे का पेपर देने जाता है ना, वो नर्वस होता है, खौफ में होता है कि क्या होगा, और मेजॉरिटी ऑफ जो CSS एस्पायरेंट्स होते हैं वो इसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं। आपके पास ऐसी क्या की है कि आप हर वक्त इंग्लिश ऐसे को पास कर लेते हैं? ऑलराइट, इंग्लिश ऐसे विदाउट एनी डाउट जो है ना, इट्स कॉल्ड हरक्यूलियन जॉब, कि मिशन इम्पॉसिबल। इसके लिए डिफरेंट जो है ना एस्पायरेंट्स के जहन में थेरीज है। एग्जामिनर रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए कि ऐसे फेल क्यों करते हैं एस्पायरेंट्स, तो हमें पता चलेगा कि उन गलतियों से कैसे जो है ना बंदे ने बचना है और क्वालिफाई करना है। पहले वो बताता है कि यार इंग्लिश ऐसे का स्ट्रक्चर नहीं है एस्पायरेंट्स का, आउटलाइन का स्ट्रक्चर नहीं है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बिल्कुल रेलिवेंट नहीं लिखा गया, और जो बॉडी ऑफ द एसे में पैराग्राफ्स हैं वो आर्गुमेंट जस्टिफाइड नहीं है। आउटलाइन में कोई चीज़ और डिफरेंट आर्गुमेंट प्रॉमिस किया गया है, आगे उसके ऊपर कोई इस तरह का एनालिसिस है नहीं, क्रैम्प्ड नॉलेज है। ये हो गई उसकी कंटेंट वाली साइड। दूसरी वो कहता है ग्रामर की साइड है कि लोगों के क्लॉज की गलतियाँ हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की गलतियाँ हैं, तो छोटी छोटी और वो गलतियाँ बताता है कि जी पंक्चुएशन की गलतियाँ हैं, उसके बाद स्पेलिंग एरर्स हैं, एंड सो ऑन। देयर इज अ लिस्ट इज लॉन्ग एंड एग्जॉस्टिंग। अब इन सब का हल अगर हम देखें तो इन तीन चीज़ों में,
पहले तो ऐसे का स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए, ठीक है, फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन और फिर उसका कंटेंट। ये 3 चीज़ें जब ठीक होंगी उसके बाद बंदा ऐसे वीकली बेसिस पे लिखे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसकी असेसमेंट कराए। ठीक है। और जैसे नोट्स में हमने फार्मूला अप्लाई किया कि नॉट एवरीवन इज क्वालिफाइड फॉर असेसमेंट। एग्जैक्टली, कि जस्ट बिकॉज समवन हैज पास्ड इंग्लिश ऐसे फॉर वंस डजंट मीन कि वो बस अब असेसमेंट के लिए जो है ना इश्तिहार लगवा दे। जी जी। वन मस्ट सी कि जो वो असेसमेंट कर रहा है उसमें किन चीज़ों के ऊपर वो फोकस होना चाहिए और वो फोकस हो भी रहा है या नहीं। इट मस्ट बी लिंक्ड विथ व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। तो इस मरहले से अगर बंदा तैयारी करेगा तो यस, फिर ऐसे में वो पास हो सकता है। अच्छा शरीफ भाई, कहा जाता है कि 2000 वर्ड्स लिखने हैं, कहा जाता है कि आउटलाइन 3 पेजेस पे होनी चाहिए, कोई कहता है नहीं 1 पेज पे होनी चाहिए, कोई कहता है यार 1200 वर्ड्स लिख ले तो भी पास हो जाएगा, कोई कहता है कि यार हर पैराग्राफ में फैक्ट्स एंड फिगर्स होने चाहिए। आप क्या समझते हैं एक ऐसे किस तरह का होना चाहिए? ऑलराइट, ऐसे तो बड़ा ऑब्वियस है कि ऐसे की सबसे पहले तो आउटलाइन होनी चाहिए और आउटलाइन में 18 पैराग्राफ्स प्रॉमिस किए जाएं जो कि आगे लिखे जाएं। इंट्रोडक्शन हो गया, मसलन हम कोई टॉपिक की मिसाल ले लेते हैं कि एक टॉपिक है हमारे पास और मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, ये 2017 के सीएसए में पूछा गया। अब एक तो उसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया, दूसरा डेफिनेशनल पैराग्राफ होना चाहिए उन की टर्म्स का जो कि टॉपिक में पूछे गए हैं। मॉडर्न वॉर क्या है, होली वॉर क्या है, क्योंकि अगर इन 2 टर्म्स को डिफाइन नहीं किया जाएगा तो पूरी डिबेट एट द एंड ऑफ द डे कॉन्टेक्चुअलाइज भी नहीं होगी और वो रीडर को समझ भी नहीं आएगी कि आप किन जंगों की बात कर रहे हैं, किन जंगों की बात नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो पूछा गया है उस बात को आंसर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल वन मस्ट आंसर के हाउ आर मॉडर्न वॉर्स नॉट होली वॉर्स, उसके ऊपर फिर 10 कम से कम पैराग्राफ होने चाहिए। ठीक है। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है, 5 इसके ऊपर होने चाहिए। इन वॉर्स को बंदा अवॉइड कैसे करे, व्हाट्स रेमेडी टू दीज वॉर्स, 5 पैराग्राफ्स इनके ऊपर होने चाहिए। रफली आखिर में फिर कंक्लूजन, रफली ये कुल मिला के 18 और मैक्सिमम 20 पैराग्राफ हो जाते हैं। इन माय हम्बल असेसमेंट इतने ही पैराग्राफ लिखे जा सकते हैं एक 3 घंटे के पेपर में। तो एक तो आउटलाइन वाइज स्ट्रक्चर ये होना चाहिए, इंट्रोडक्शन दैट कुड बी ऑफ लेट्स से 150 to 170 वर्ड्स। बॉडी पैराग्राफ यस, उसमें यह है कि जो भी आर्गुमेंट हो वो प्रॉपरली जस्टिफाइड हो। मिसाल अनजस्ट वार वो है जिससे ह्यूमैनिटेरियन लॉस बहुत ज़्यादा हो, अभी जैसे इजराइल की गजा के खिलाफ जंग है। You can just imagine the human catastrophe that the people of Gaza are going through. Yeah. अगर वो बंदा फैक्ट्स कोट करेगा तो लाजमी बात है कि फैक्ट कोट करने से, कोटेशन को कोट करने से, एग्जाम्पल या केस स्टडी को कोट करने से एक पैराग्राफ की जो एनालिसिस है वो बेहतर हो जाएगी। ठीक है। अब ये हो गई उसकी पैराग्राफ की साइड। इस तरीके से बंदा लिखेगा अगर ऐसे, तो डेफिनेटली द रूम फॉर पासिंग दिस ऐसे इज वेरी मच हाई। कितने वर्ड्स लिखा जा सकता है, इसमें भी मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। मसलन किसी ने अगर वाकई 1500 वर्ड्स में पास किया है तो अब हम उससे लड़ तो नहीं सकते कि आपने 1600 क्यों नहीं लिखे, मैंने तो 1800 लिखे थे, मैं पास नहीं। फॉर एग्जांपल तो 2000 से 2500 अल्फाज लिखे जा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये 20 पैराग्राफ्स होंगे, ऑलमोस्ट हर पैराग्राफ कोई 100 वर्ड्स का हो जाता है, 100 या 110 वर्ड्स का रफली आउटलाइन मिला के इतने वर्ड्स बन जाते हैं। मे बी एग्जामिनर वर्ड फॉर वर्ड काउंट ना करता हो, लेकिन एक बॉडी ऑफ द एसे से पता चल जाता है कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये टॉपिक जस्टिफाई हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस चीज़ को जहन में रखना होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये कि टाइम फैक्टर को जहन में रखना होगा। वो फैक्टर ये है कि पहले 40 मिनट में आउटलाइन बना देनी चाहिए, उसके बाद 20 मिनट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ या 15 मिनट ले लेता है। ये तो 1 घंटा हमारा हो गया साइड पे। पीछे जो 2 घंटे रहते हैं उसमें 1 घंटा 40 मिनट यानी कि 100 मिनट हमें लगा देने चाहिए बॉडी ऑफ द एसे पे। 10 मिनट में कंक्लूजन लिखना चाहिए और आखिरी 5 से 10 मिनट प्रूफ रीडिंग ऑफ होल एसे उसके लिए रखने चाहिए। उससे होगा क्या कि अगर आपकी कोई स्पेलिंग की मिस्टेक्स अनइंटेंशनली हो गई हैं, किसी अच्छी बात को अंडरलाइन करना था, किसी कोई और तरह की मिस्टेक्स हो सकती है, कहीं पंक्चुएशन आपने लगानी थी वो नहीं लगा सके, वो सारी गलतियां प्रूफ रीडिंग से फिर ठीक हो जाएंगी। सो इस तरह की अगर स्कीम से बंदा ऐसे को अटेम्प्ट करेगा तो यस देयर आर रीजंस टू क्वालिफाई। ठीक है। अच्छा शरीफ भाई, आपके ख्याल में वो कौन सी बुक्स हैं
जो कि हर एस्पायरेंट को जो अभी ये इस सफ़र का CSS की जर्नी का आगाज़ कर रहा है, तैयारी का आगाज़ कर रहा है, उनको पढ़नी चाहिए? आई थिंक जो तैयारी है, एक है फॉर्मल, एक है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल तैयारी वो है जो एस्पायरेंट्स में भी फर्स्ट ईयर इंटर में भी कर रहे हैं, मे बी यूनिवर्सिटी के ईयर 1, 2, 3, 4 में भी कर रहे हैं। इनफॉर्मल तैयारी में रादर देन फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक बुक्स, इतना फोकस ज़रूर होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी तक आपकी अंग्रेज़ी ठीक हो, क्योंकि एग्ज़ाम अंग्रेज़ी में होना है जी। 11 पेपर अंग्रेज़ी में होने, और एक जो सब्जेक्ट है वो लैंग्वेज का होगा, वो आपकी लैंग्वेज में होगा, तो रफली 10 सब्जेक्ट्स इस तरह से होंगे। तो पहला फोकस अंग्रेज़ी पे होना चाहिए। दूसरा ये है कि हर साल जो भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको छुट्टियां मिलती हैं जून, जुलाई, अगस्त, उनको यूटिलाइज़ करना चाहिए। कोई किसी न किसी साल में 2 सब्जेक्ट करने चाहिए। मसलन कोई इंडिविजुअल है, पहले साल के जब छुट्टियां हुई तो उसने 2 सब्जेक्ट कर लिए, 3 साल में उसने और कुछ नहीं किया तो कंपलसरी तो तैयार कर लिए। तो जब कंपलसरी तैयार यूनिवर्सिटी में हो गए, इनफॉर्मली आपकी वैसे तैयारी ठीक होगी कि अब आपको पता चल गया अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के लिए अब्दुल सत्तार की बुक जो है ना पढ़नी चाहिए, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट उसके लिए मलिया लोधी की जो है ना किताब पढ़नी चाहिए, एंड सो ऑन। एक बुक बंदा पढ़ता है तो उसे वही किताब अगली बुक के लिए गाइड भी कर रही होती है। तो इनफॉर्मल तैयारी जो यूनिवर्सिटी तक है तो उससे तो ये एक्सपेक्टेशंस है। फॉर्मल जब तैयारी हो तो एक सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक और एक मार्केट बुक पढ़नी चाहिए। मार्केट बुक से मुराद ये है कि वो किसी भी एकेडमी ने जो पब्लिश की है या किसी CSS मेंटोर ने बुक पब्लिश की है जो कि इन लाइन विद CSS 2016 का जो सिलेबस है वो है। जिस सीक्वेंस में टॉपिक्स दिए गए उसी सीक्वेंस में उस किताब में टॉपिक कवर्ड है, एक तो वो किताब लेनी चाहिए। उसमें हो सकता है कि कंटेंट लेवल कहीं पे उतना अच्छा ना हो जितना एस्पायरेंट की एक्सपेक्टेशंस हो, तो उन टॉपिक्स को बंदा किसी रेफरेंस बुक से ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए कि रादर देन रीडिंग एनी बुक एंड एवरी बुक, जैसे मैंने शुरू में बात की, रादर देन रीडिंग 40 रूल्स ऑफ लव, वन शुड फोकस ऑन 14 पॉइंट्स ऑफ जन्नत। अच्छा शरीफ भाई, आपका ताल्लुक भी एक अंडर प्रिविलेज एरिया से है, मेरा ताल्लुक भी साबका फाटा से है। आपको बताएं वहाँ की एजुकेशन की क्या सूरत हाल है, और उन या वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो मौके भी नहीं मिलते जो कि बाकी सिटीज़ के स्टूडेंट्स को मिलते हैं। तो वहाँ पे एक तालिब इल्म किस तरह अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है? ऑलराइट, अच्छा इसमें बिफोर कमेंटिंग ऑन दैट एक चीज़ वैसे मैं आपके सामने एडमिट कर लूँ कि अगर किसी का शुरू में एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं भी रहा ना, तो कम से कम ये एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए कि बाद में वो चीज़ें इम्प्रूव नहीं हो सकती। आई हैव सीन मेनी पीपल जो कि फॉरेन ग्रेजुएट्स थे बट दे फेल्ड एसे इन CSS, लेकिन वही जो यहाँ पे हमारे लोकल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए थे, दे पास दिस एग्जाम विद फ्लाइंग कलर्स। मैसेज बड़ा सिंपल है कि पहले तो विल होनी चाहिए कि हमने जो अपनी एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स है ना उसको चेंज करना है। ठीक है, देयर इज इनफ कि अब एक्सक्यूज शुड नॉट बी दी हर्डल इन अवर ओवरऑल प्रोग्रेस। अगर तो वहाँ पे लोकल एक्सेस टू एजुकेशन है, डिफरेंट NGOs भी काम करें, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा काम कर रही है, तो वो तो अच्छा है। तो वहाँ पे बेसिक अपनी चीज़ें ठीक कर लें, बस जो पढ़ा रहे हैं अंग्रेज़ी है, इस्लामियात है, पाक स्टडी है, वही ठीक कर लें तो भी बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन दूसरा हमारे पास आज अल्टरनेट मौका है जिसे हम भी एक प्लेटफॉर्म से बात कर रहे हैं, वो है यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे भी डिफरेंट टीचर्स के डिफरेंट जो आप लेक्चर डिज़ायर करते हैं वो वैसे ही अवेलेबल हैं, चाहे वो फॉर एग्जांपल ग्रामर से रेलिवेंट हैं, चाहे वो इस्लामियात से रेलिवेंट हैं, पाकिस्तान अफेयर से रेलिवेंट हैं, तो वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर इंटर तक तो अगर वहाँ पे लोकल जो तालीम मिल रही है वो भी कर लें तो नो वरीज। उसके बाद ये है कि स्कॉलरशिप्स को थोड़ा सा वाउच कर लें और किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। सो जैसे इस्लामाबाद है तो उसमें कायद यूनिवर्सिटी है, बहुत वन ऑफ द वंडरफुल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान है। लाहौर में जाएं तो और ओन अल्मा मेटर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी है, पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उसमें भी बड़ी अच्छी तालीम मिल रही है। तो उनके लिए मैसेज ये है कि होपलेस नहीं होना, मायूस नहीं होना। थिंग्स मॉर्निंग वुड कम, मॉर्निंग हैज टू कम। रात का जो तारीख पैर होता है ना वही उसका आखिरी पैर होता है। यस, सो मॉर्निंग विल कम, यू जस्ट हैव टू स्टे होपफुल। शरीफ भाई, ये जो शायराना मिजाज है ना आपका वो खुल के बाहर आ रहा है। और शरीफ भाई,
जीसी से जब से आपको देखा है, बड़े हम्बल डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी है, और सोशल मीडिया पे भी मैं आपको देखता हूँ कि लोग आपको एक्सेस भी करते हैं, आप मिलते भी हैं और गाइड भी करते हैं। हमारे एरिया के जो स्टूडेंट्स हैं या आपके एरिया के या पूरे पाकिस्तान की हम बात कर लेते हैं, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं हैं, तो वो शरीफ साहब को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? अगर कोई आपसे गाइडेंस लेना चाहता है तो वो कैसे आपसे गाइडेंस ले सकता है, आपके मेंटरशिप के अंदर आ सकता है? ऑलराइट, पहले जैसे मैंने बात की कि एक होता है कम्युनिटी एक्सेस करे, और दूसरा ये है कि इंसान जब कोई चीज़ क्वालिफाई कर जाए तो वो फिर कम्युनिटी को पे बैक करे। तो मेरी जिधर वैसे पोस्टिंग होती है तो मैं वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जाता हूँ। अच्छा, लाजमी तौर पर भी ना कि एक जनरल एजुकेशनल अवेयरनेस होनी चाहिए और कैरियर काउंसलिंग जनरली होनी चाहिए, और इतना टाइम हमें सरकारी नौकरी में मिल ही जाता है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं होता। दूसरा ये कि अगर कोई वैसे इंडिविजुअली पूछना चाहता है तो जाना, हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, कोई पूछ सकता है। सोशल मीडिया पे आपको कोई पेज वगैरह है? वैसे मेरा अपना पेज है मोहम्मद शरीफ के नाम से। ठीक है, Yes, उसके थ्रू आपको एक्सेस कर सकते हैं। फिर जो एक्सेस करते हैं मैं उन्हें कोई 2-3 लेक्चर्स भेज देता हूँ, जैसे मैंने इस तरह से अच्छे माहौल में रिकॉर्ड किए हैं, और वो उन्हें मैं भेज देता हूँ, जिससे उनको फिर बेसिक गाइडलाइंस मिल जाती है। ठीक है, ठीक है। और यूट्यूब भी कुछ है आपका चैनल जहाँ से वो गाइडेंस ले सकते हैं? नहीं, नॉट सो फार, बट लेकिन यू आर प्लानिंग टू कम अप विद दैट? मे बी इन फ्यूचर, लेकिन वो फेसबुक के सोशल मीडिया के थ्रू एक्सेस करना हैज़ बिकम वेरी इजी। मैं जनरली उन्हें पर लेक्चर भेज देता हूँ, जब मैं पढ़ाता था या फिर जो अपडेटेड चीज़ें मैं वैसे कर रहा होता हूँ तो मैं उन्हें शेयर कर देता। ठीक, अगर आपसे कोई गाइडेंस लेना चाहे तो वो सोशल मीडिया के थ्रू आपसे बात कर सकता है। ट्रू। शरीफ भाई, बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। दिल तो कह रहा है कि इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाए। इंशाल्लाह आगे भी आपको बुलाएंगे, आपसे सीखेंगे, और जिस तरह आप बात करते हैं, आपके बात करने का अंदाज़ है, जो एक खूबसूरत लहजा है, उससे मज़ीद हम लुत्फ़अंदोज़ भी होंगे और मुस्तफ़ीद भी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।